लास्ट हम लोगों ने देखा था डॉट नेट फ्रेमवर्क कंपोनेंट के अंदर CLR एंड FCL फ्रेमवर्क क्लास लाइब्रेरी, और वी कैन से डॉट नेट क्लास लाइब्रेरीज, और वी कैन ऑल्सो से बेस क्लास लाइब्रेरीज। अभी हम देखते हैं थर्ड कंपोनेंट ऑफ द डॉट नेट फ्रेमवर्क, कॉमन टाइप सिस्टम। जब भी हमें एग्जाम में लिखना होता है कि व्हाट इज द डॉट नेट फ्रेमवर्क और एक्सप्लेन द डॉट नेट फ्रेमवर्क इन डिटेल, तो हमें लिखना पड़ेगा कि CLR, CTS, FCL, CLS, यस, ये सारे कंपोनेंट हमें लिखने पड़ेंगे, तभी हमारा मार्क्स कवर हो पाएंगे। Now let us see what is the common type system. It describes set of data types that can be used in different .NET languages in common. That is, CTS ensure that objects written in different .NET languages can interact with each other. For communicating between programs written in any .NET compatible language, the types have to be compatible on basic level. इसका मतलब क्या होता है कि हम किसी भी लैंग्वेज के अंदर कोई भी डेटा टाइप्स का यूज करें तो वो हर एक रूल जो फॉलो करेगा वो सब कॉमन होना चाहिए दूसरे लैंग्वेजेस के अंदर। फॉर एग्जांपल, अगर हम कुछ भी लिखते हैं VB.NET के अंदर तो बेसिक डेटा टाइप जो है वही सेम रूल फॉलो करेगा जो C# के अंदर अवेलेबल है। यस, सो ये क्या करेगा, ये चेक करेगा कि सारे जो डेटा टाइप्स है वो सेम रूल फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। यस, दैट विल चेक बाय द कॉमन टाइप सिस्टम। नेक्स्ट वन इज द फोर्थ वन इज कॉमन लैंग्वेज स्पेसिफिकेशन। It is a subset of CTS, Common Type System, and it specifies a set of rules that needs to satisfied by all the language compilers targeting CLR. It helps in cross-language inheritance and cross-language debugging. Common language specification rules. It describes the minimal and complete set of features to produce code that can be hosted by CLR. It ensures that products of compilers will work properly in .NET environment. Sample rules. Okay. ये CLS क्या है? ये we can say CTS का सबसेट है। Yes. और ये क्या चेक करेगा, कॉमन लैंग्वेज स्पेसिफिकेशन, दैट ऑल द .NET लैंग्वेजेस जो रन और वी कैन से डिबग होता है इनसाइड द CLR, वो सारे रूल्स सेटिस्फाई होना चाहिए बाय द कंपाइलर। यस, एट द टाइम ऑफ डिबगिंग। CLS के कॉमन लैंग्वेज स्पेसिफिकेशन जो हर एक लैंग्वेज के अंदर सब सेम होना चाहिए, हर एक .NET लैंग्वेज को सब सेम रूल फॉलो करना है। तो वो कौन से रूल फॉलो करने पड़ेंगे वो देखते हैं। फर्स्ट वन, रिप्रेजेंटेशन ऑफ टेक्स्ट स्ट्रिंग। सेकंड जो रूल हम .NET के अंदर अप्लाई करेंगे दैट इज इंटरनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इन्यूमरेशन। थर्ड रूल जो होता है, डेफिनेशन ऑफ स्टैटिक मेंबर्स, एंड दिस इज सबसेट ऑफ CTS which all .NET language are accepted to support. फोर्थ वन जो रूल है, Microsoft has defined CLS which are nothing but guidelines that language to follow so that it can communicate with each other. .NET languages in a seamless manner. ये we can say CLS क्या स्पेसिफाई करेगा, ये एक गाइडलाइन प्रोवाइड करेगा जो हर एक .NET लैंग्वेज को we can say कंप्लीट करना पड़ेगा, तो ही दूसरे लैंग्वेज के अंदर कंपेटेबल होगा कम्युनिकेट करने के लिए। यस,
तो हम कोई भी प्रोग्राम डेवलप करते हैं VB.NET के अंदर, वही सेम प्रोग्राम हम रन कर सकते हैं C# के अंदर। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज द CLS कॉमन लैंग्वेज स्पेसिफिकेशन, यहाँ पर गाइडलाइंस दिया गया हुआ है कि कौन से लैंग्वेज के अंदर क्या रूल होना चाहिए और हर एक लैंग्वेज का रूल सेम होना चाहिए। सो .NET लैंग्वेज एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर पाएंगी। Okay, after the .NET framework 1.3, we have a compile code. We can say compile code is a set of files that must be linked together and with one master list of steps in order for it to run as a program. अभी देखते हैं कि compiled file क्या होता है और we can say compiled code क्या होता है। Okay, चलिए देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम कुछ भी कंपाइल करें इनसाइड VB.NET, तो उसका एक DLL फाइल बनेगा, एक मास्टर फाइल बनेगा, वी कैन से DLL फाइल, डायनेमिक लिंक लाइब्रेरी। और आप अगर कोई डेस्कटॉप के अंदर एप्लीकेशन को कंपाइल करते हो तो उसका EXE फाइल बनेगा। यस, ये सारी फाइल होती किसके लिए है? इसके अंदर क्या होता है? बेसिकली ये जो सारी फाइल्स है ये सारी फाइल फॉलो करता है कि फर्स्ट क्या एग्जीक्यूट होना चाहिए, फर्स्ट कौन सा एग्जीक्यूट होना चाहिए कोड, उसके बाद कौन सा एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद नेक्स्ट वन कौन सा एग्जीक्यूट होगा। यस, तो जो भी हम लिखते हैं या प्रोग्रामिंग करते हैं तो वो कंपाइल कोड के अंदर या एक फाइल के अंदर स्टोर रहता है। तो जब भी हम एप्लीकेशन को स्टार्ट करेंगे सो इट विल स्टार्ट फ्रॉम द टॉप, और टॉप को फॉलो करते करते हुए जो भी हमारा कोड लिखा हुआ होगा वो पर्टिकुलर कोड एग्जीक्यूट होगा। .3.1 is code behind an inline coding. ओके, इसके अंदर हम देखने वाले हैं कि बेसिकली जो .NET है या ASP.NET है, इसके अंदर हम दो वे से कोडिंग कर सकते हैं। फर्स्ट वन जो हमारा रहेगा डेट इज वी कैन से कोड बिहाइंड, एंड सेकंड वन जो होगा डेट इज द इनलाइन कोडिंग, यानी कि हम दोनों वे से हमारा कोडिंग कर पाएंगे ASP.NET के अंदर। पहले देखते हैं कि कोड बिहाइंड कोड क्या होता है। कोड बिहाइंड refers to the code for ASP.NET web page that is written in separate class file that have a extension of .aspx.cs or .aspx.vb depending on the language used. We can say पर्टिकुलर यहाँ पर जो कंपाइल कोड होता है वो सेपरेट फाइल में होता है और ASP का जो फाइल होता है वो अलग होता है। ओके, कोड बिहाइंड होता क्या है? फॉर एग्जांपल, आप बटन पर जब भी डबल क्लिक करोगे तो एक कोडिंग फाइल खुलेगा। हमने लास्ट सेम में भी देखा था कि जब भी हम फॉर्म पर क्लिक करते हैं या डबल क्लिक करते हैं या कोई भी इवेंट को रेज करते हैं फॉर अ कोडिंग, तो कोड बिहाइंड में जाता है। ये कौन सा फाइल होता है? जहां पर हमें कोडिंग करनी रहती है, यस, या जहां पर डेवलपर कोडिंग करेगा। सो ये जो पर्टिकुलर फाइल है उसके अंदर वी कैन से दो टाइप की फाइल हो सकती है, आइदर VB और C#। अगर C# फाइल है तो उसका जो एक्सटेंशन है डेट इज ASPX.CS, और अगर VB फाइल है तो उसका एक्सटेंशन रहेगा ASPX.VB। यस, जो भी हम जिसके अंदर भी हम कोड डेवलप करेंगे उस पर्टिकुलर का ये कोड बिहाइंड फाइल जनरेट हो जाएगा। इसके अंदर हम वेरियस इवेंट पर कोड लिख सकते हैं। वी कैन ऑल्सो राइट अ कोड and use the sub procedure in this particular code behind file. Okay, जो code behind file है उसका जो main advantage क्या है, ये compiled code होता है और हम ASPX फाइल से उसको सेपरेट रख सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप कोडिंग में कुछ भी चेंज करोगे तो वो हमें खाली DLL फाइल को सर्वर पर अपलोड करना रहेगा, तो वो सारी जगह पर चेंज हो जाएगा। यस, या जो भी यूजर कनेक्टेड है
तो वो नया कोड एक्सेस कर पाएगा। नेक्स्ट वन जो है दैट इज द इनलाइन कोड। Inline code refers to the code that is written inside the ASP.NET web page, okay, with the extension .aspx. Okay, now इसका क्या मीनिंग हुआ कि ये जो फाइल होता है या ये जो कोड होता है वो हमें ASP.NET वेब पेज के अंदर लिखना होगा। यस, ASP.NET वेब पेज जो है उसके अंदर कॉम्बिनेशन ऑफ थिंग रहेगा। सिंपली इट इज अ वेब पेज, जैसे आपका HTML का वेब पेज होता है वैसे ही ये एक वेब पेज रहेगा। इसके अंदर सारे टैग्स रहेंगे लाइक HTML टैग, बॉडी टैग, टाइटल टैग एंड इनपुट टैग। आपको जो टैग चाहिए, जो भी HTML में टैग अवेलेबल है वो सारे टैग आप यहाँ पर यूज कर सकते हो। यस, बट इनलाइन कोडिंग में डिफरेंस क्या है कि इनलाइन जो कोडिंग है उसको हमें स्क्रिप्ट टैग के अंदर लिखना पड़ेगा। स्क्रिप्ट टैग, ये जो स्क्रिप्ट टैग है ना उसके अंदर हमें पूरा कोडिंग लिखना पड़ेगा। सो वैसे तो ये पर्टिकुलर जो इनलाइन कोडिंग है उसको लिखने के बहुत सारे वे है, वो मैं आपको लेटर ऑन डिस्कस करूंगा। लेकिन हमें कहां पर लिखना होगा इनलाइन कोडिंग .aspx पेज के अंदर। ये जो टाइप ऑफ कोडिंग है वो ज्यादातर प्रिफरेबल नहीं है। क्यों ये ज्यादातर प्रिफरेबल नहीं है? क्योंकि इसके अंदर HTML सोर्स भी होता है और कोडिंग पार्ट भी होता है ASP का। यस, तो ये थोड़ा डिफर या डिफरेंशिएट करने में थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा कि वी कैन से कौन से इवेंट में क्या हमें कोड लिखना है। यस, तो वो थोड़ा डिफिकल्ट पार्ट हो जाएगा। सो वी रिफर बेसिकली द कोड बिहाइंड कोड। और इसके अंदर दूसरा भी एक डिसएडवांटेज है कि लाइक अगर हम ASPX फाइल के अंदर चेंज करते हैं तो हमें ASPX फाइल ही वहां पर डिप्लॉय करना पड़ेगा सर्वर पर। यहाँ पर कई बार ऐसा भी हो जाता है कि अगर आप कोड चेंज करने के लिए जाओ और डिजाइनिंग में थोड़ा सा चेंज हो गया। यस, तो ये सारे बहुत सारे डिफिकल्टी एंड वेरियस थिंग्स अवेलेबल है इनलाइन कोडिंग के अंदर। ओके, थैंक यू।